नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: सीमांत अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती, भले ही दूसरे अभिक्रियक की कितनी ही मात्रा क्यों न उपस्थित हो। अतः हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है और इस प्रकार से उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.5 देख लेते हैं। 50 केजी N2 और 10 केजी H2 को NH3 बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिक्रियक को पहचानिए। तो सबसे पहले उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है: N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके NH3 के 2 मोल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम N2 के मोलों की संख्या का परिकलन कर लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले 50 केजी N2 को ग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं और इसको मोल में परिवर्तित करने के लिए N2 के मोलर द्रव्यमान यानी कि 28 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से N2 के मोलों की संख्या जो है वो 17.86 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मोल यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम H2 के मोलों की संख्या का परिकलन कर लेते हैं। सबसे पहले 10 केजी H2 को ग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से गुणा कर लेते हैं और इस प्रकार इसको मोल में परिवर्तित करने के लिए H2 के अणुभार यानी कि 2.016 से इसको डिवाइड कर देते हैं और इस प्रकार H2 के मोलों की जो संख्या है वो 4.96 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 मोल प्राप्त हो जाते हैं। अब ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया के 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है। अतः 17.86 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 मोल के लिए आवश्यक H2 के मोलों की संख्या 17.86 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.36 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 मोल H2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर केवल 4.96 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 मोल H2 उपलब्ध है। अतः यहाँ जो H2 होगा यही सीमांत अभिकर्मक है। अतः NH3 केवल उपलब्ध H2 की मात्रा से ही प्राप्त होगी। अब चूंकि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 उपलब्ध होते हैं, अतः 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मोल से
अगर हमें NH3 के मोल प्राप्त करने हैं तो H2 के मोल का 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस प्रकार से 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल NH3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल NH3 प्राप्त होगी। यदि इसे ग्राम में परिवर्तित करना हो तो इस प्रकार किया जा सकता है। क्योंकि 1 मोल NH3 में 17 ग्राम NH3 होते हैं तो इस प्रकार 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल में 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 17 ग्राम NH3 उपलब्ध होंगे। तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर NH3 का जो भार है वो 5.61 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम या 56.1 kg NH3 यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। कई रासायनिक समीकरण जांच और भूल पद्धति को या भूल पद्धति से संतुलित किए जा सकते हैं। आइए हम कुछ धातुओं और अधातुओं का संयोग कर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करने की अभिक्रियाओं पर विचार करें। तो FeO2 के साथ या 4Fe3O2 के साथ 2Fe2O3 का निर्माण करता है जो कि यहाँ पर संतुलित समीकरण है। ठीक इसी प्रकार 2MgO2 के साथ अभिक्रिया करके 2MgO का निर्माण करता है, ये भी यहाँ पर संतुलित अभिक्रिया है। परंतु P4O2 के साथ अभिक्रिया करके P4O10 का निर्माण करती है और यहाँ पर ये असंतुलित समीकरण है। समीकरण क और ख संतुलित है क्योंकि समीकरण में तीर के दोनों ओर संबंधित धातु और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान है। परंतु समीकरण ग संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें फास्फोरस के परमाणु तो संतुलित हैं परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के पूर्व में 5 से गुणा करने पर ही समीकरण के दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित होगी। यानी कि P4 + 5O2 ये मिलकर P4O10 का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम प्रोपेन C3H8 के दहन पर विचार करें। इस समीकरण को निम्नलिखित पदों में संतुलित किया जा सकता है। पद 1 में अभिक्रियकों और उत्पादों के सही सूत्र लिखिए। यहाँ प्रोपेन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पाद हैं। तो C3H8 O2 के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O का निर्माण करते हैं जो कि यहाँ पर असंतुलित समीकरण है। पद सेकंड में कार्बन परमाणु की संख्या संतुलित करें। क्योंकि अभिक्रियक में 3 कार्बन परमाणु इसलिए दाएं और 3 CO2 अणु का होना आवश्यक है। अब क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन है और राइट हैंड साइड में केवल एक ही कार्बन है तो यहाँ पर CO2 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 पहले लगा देंगे और इस प्रकार यहाँ पर CO2 के 3 अणु होना आवश्यक है। पद 3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संतुलित करें। बाएं और अभिक्रियकों में 8 हाइड्रोजन परमाणु है। जल के हर अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं इसलिए दाएं और हाइड्रोजन के 8 परमाणुओं के लिए जल के 4 परमाणु होने चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 8 परमाणु को संतुलित करने के लिए जल के 4 परमाणु का होना आवश्यक है। पद 4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संतुलित करें। दाएं और 10 ऑक्सीजन परमाणु, अतः
10 ऑक्सीजन परमाणु के लिए 5 O2 अणु की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 10 ऑक्सीजन परमाणु है और राइट हैंड साइड में जो है ऑक्सीजन परमाणु को भी यहाँ पर संतुलित करना आवश्यक है। पद 5, जांच करें कि अंतिम समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या संतुलित है। समीकरण में दोनों ओर 3 कार्बन परमाणु, 8 हाइड्रोजन परमाणु और 10 ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसे सभी समीकरणों जिनमें सभी अभिक्रियकों तथा उत्पादों के लिए सही सूत्रों का उपयोग हुआ हो, संतुलित किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि समीकरण संतुलित करने के लिए अभिक्रियकों और उत्पादों के सूत्रों में पादांक नहीं बदले जा सकते। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयनों में अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।